सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूँ रीना रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कराची के जो हालात हैं वो इसी तरह रहेंगे अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी, और अगर मज़ीद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्हें जो कराची के अवाम है वो जूते मारेंगी। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीटीआई भी शामिल है। आखिर असद उमर साहब ने ऐसी बात क्यों की? क्योंकि उनका अपना ताल्लुक भी पीटीआई से है और बड़े अहम मनसबों पे वो रह चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। जी शुक्रिया अलीना। बड़ी आज अगर वो पहले हमें वो गुफ्तगू जो की है उन्होंने असद उमर साहब ने, अगर वो थोड़ा सा हिस्सा उसका सुन लें तो कुछ अंदाज़ा होगा कि क्या है। भाई मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब, और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। सर हमारा शुरू हो चुका है, आप तो देख चुके हैं। मैं तो पहले दिन जब वापस आया, पहला दिन दफ्तर में वापस जब था, उस एग्रीमेंट के बाद अगले दिन मीटिंग हुई है। राना साहब ये आपने गुफ्तगू सुनी है, इसमें वो कह रहे हैं कि कराची के अवाम जूते मारेंगे। अच्छा मुझे तो ये लगता है कि पता नहीं कराची के अवाम तो जूते मार सकेंगे या नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इनको बिठाया है इनको और ये कहा है कि आप काम करें कराची के लिए, वहाँ से मुझे लगता है कि जूते मारे जाएंगे। और असद उमर साहब ने वेरी राइटली ये बात कही है कि इस वक्त सिंध के अंदर चाहे वो पीटीआई के लोग हैं चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब भी हम देखते हैं एक तरफ कहते हैं कि जो एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है उसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, ये कमेटी जो है ये क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। फिर साथ में कमेटी के बैठ भी जाते हैं। मामू बनाने की कोशिश की जा रही है, कराची के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। पैसे वफाक के हैं, सिंध के हैं, जिसके भी हैं, लेकिन वो लगाए जाएँ। असल मसला ये है जो असद तो पाकिस्तान के पैसे हैं। तो असद उमर साहब ने ये जो बात कही है ना कि अगर अब ये काम का वक्त है, अगर आपने काम नहीं किया तो जूते मारे जाएंगे। अच्छा बड़े वज़ादार आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, तो उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान के जो भी इदारे हैं वो हैं तो अवाम के नुमाइंदा, तो अगर कोई भी इदारा जूती मारे तो वो अवाम ने जूतियाँ मारी हैं ना। तो उन्होंने ये कहा कि अगर काम ना किया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे तो ये जूतियाँ मारी जाएंगी इनको और अवाम की तरफ से मारी जाएंगी। तो राना साहब आप क्या कहते हैं फिर? देखिए समी साहब बात ये है, मैं आपको बड़े हैवी बूट होते हैं, बड़ी असद उमर साहब मोटे। असद उमर साहब जो है ना, मैं आपको बताऊं उन्होंने बिल्कुल हकीकत पसंदी पर मबनी बात की है। उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी उसमें, उन्होंने अपनी जमात का भी कोई लिहाज नहीं किया। बात ये है कि ये मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो ने जब से प्राइम मिनिस्टर गए हैं कराची, एक बात हो गई, उन्होंने सबको साथ बिठाया। मुराद अली शाह को बिठा के साथ उन्होंने कहा कि ये 1100 अरब रुपए का पैकेज है, इस पर ये काम होंगे इस तरीके से। प्राइम मिनिस्टर साहब वापस इस्लामाबाद आए, कोई उनका वज़ीर चूँ चूँ करने लग गया सिंध गवर्नमेंट का। फिर मुराद अली शाह साहब के जो ये चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आज उन्होंने भी बड़ी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीरपुर ख़ास में पता नहीं कहाँ जाके कर दी कि जी ये है वफाकी हुकूमत का, इसमें क्या भाई तुम्हारे बाप का माल तो नहीं है ना, किसी के पैसा वो सिंध गवर्नमेंट का है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, वफाक का है तो पाकिस्तान के अवाम का। तो समी साहब, असद उमर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि जो कुछ खलवाड़ ये कराची के साथ हो चुका है कि लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए ज़िंदगी के दो वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कभी वो आ जाते हैं मुराद अली शाह साहब, कभी नासिर शाह साहब, कभी कोई और उनके आ जाते हैं, कभी इधर से वो खुरम साहब आ जाते हैं, हलीम आदिल शेख साहब आ जाते हैं। इसके अलावा कोई काम ही नहीं रह गया। यानी भाई आप काम करो। उन्होंने सही कहा है कि भाई चलो आपकी असद उमर ने कहा पैसे हैं, काम तो शुरू कर दो ना भाई। अगर आपका 800 अरब रुपया तो आपने अब तक उससे क्या किया है? असल निशाना कराची के अवाम है सब, असल निशाना सिंध के गरीब अवाम है। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें माल पानी इनके हाथ में ना आए।
ये कमेटी को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि डायरेक्ट बराह रास्त माल उनके पास आ जाए, आवाम तक कम जाए, कोई ओमनी ग्रुप के ज़रिए कोई किसी ज़रिए से इधर उधर कर दिया जाए। लेकिन वो जो जूते जो बात की है असद उमर साहब ने, वो बात बिल्कुल सही की है। असद उमर साहब ने तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं की, उन्होंने पीटीआई की भी बात नहीं, असद उमर ने बिल्कुल सही बात की है। मैं बल्कि दाद देता हूँ असद उमर साहब को कि उन्होंने पार्टी का किसी को इम्तियाजी सलूक नहीं किया, उन्होंने साफ बात कर दी कि अवाम दोनों ऐसा नहीं लग रहा आपको कि थोड़ा सा वो एक बीच में न्यूट्रल सी पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं? और यानी उन्होंने कहा पीटीआई है तो उनकी जमात ना। वो न्यूट्रल सी पोजीशन किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बड़े समझदार आदमी है असद उमर साहब। मुझे लगता है आगे का मंजरनामा देख रहे हैं कि इस वक्त न्यूट्रल होने में बेहतरी है। वो मौजूदा मंजरनामे में भी गवर्नमेंट के साथ और सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ जो भी मुज़ाकरात होते हैं, बात होती है, वो असद उमर साहब भी उसको लीड कर रहे होते हैं। आज भी असद उमर साहब ने ख़त लिखा है वज़ीर आला सिंध को कि भाई हम ये K4 का मंसूबा जो है इस पर काम शुरू करना चाहते हैं, इसका PC1 जल्दी भेजो। मसला समी साहब ये है कि ये बहुत हो गई, ये तो बारिशों की तबाही ने सत्यानाश किया ना। बेलाशुबा कराची में बड़ी तबाही, लेकिन इसके साथ साथ अंदरून सिंध भी बड़ी तबाही हुई। लेकिन इनसे कौन पूछे कि 13वां साल हो गया आपकी अच्छा, लगता है आपकी बात सही है, आपने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लग मुझे ये रहा है कि क्योंकि असद उमर साहब एक समझदार आदमी है, उनको ये पता है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो नेशनलिज्म की अब बुनियाद पर है। सिंधी कार्ड वो खेलना चाहते हैं, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते और पख डालते हैं हर काम। मालिज़म। अच्छा, अब दूसरी जानब जो पीटीआई के दोस्त हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये पहला एक्सपीरियंस है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह करें। बहुत सारे लोग अमीर भी होना चाहते हैं, फिर कुछ ऊपर से इमरान खान साहब एक असूल की बात करते हैं, वो असूलों को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो वो एक बीच में फंसे हुए हैं, आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर का ना उधर का, एक वो उनको समझ नहीं आ रही। तो वो अब अपना हिस्सा भी मांग रहे हैं, क्योंकि वो उसमें MQM ने तो आज ये कह दिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, बड़ी उनकी भी एक स्टोरी है, लंदन में भी उन्होंने पटिशन फाइल की है कि वो जो वहाँ पर बानिए MQM के पास जो मकानात हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है वो MQM पाकिस्तान को दी जाए। उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन आज उन्होंने कह दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि जनाब 1100 अरब रुपया अगर आपने कराची पे लगाना है तो आप ये सब कुछ बल्दियाती इदारों के ज़रिए लगाएं। इस वक्त कराची में हर शख्स, हर इदारा, हर पार्टी जो है वो ये चाह रही है कि जो 1100 अरब रुपया है उसमें से उसको उसका हिस्सा मिल जाए और बकदरे जुस्सा उसको मिले। और MQM वाले ये समझते हैं कि भाई ये तो सब कुछ है ही हमारा, और 1100 अरब रुपए तो राल तो टपक रही है मुंह से, मतलब राल ही क्या टपक रही है, पानी भरा हुआ है मुंह में, मुंह खोल नहीं दे रहा, खुलता है तो पूरी बाल्टी जो है पानी की बाहर गिरती है आके। तो लेकिन असद उमर साहब सियाने आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें पता है कि ये जूतियाँ वजनी हैं, यहाँ पर जूतियाँ लगेंगी सिस्टम में, आगे जाके जूतियाँ भी चलेंगी, सब कुछ होगा आगे जाके सिस्टम में क्या होना है। तो उन्होंने जो आज अपनी पोजीशन जो ली है ना, जिसमें उन्होंने कहा भाई काम करो आप, और कहा है कि ये PTI वाले भी बंद करें इसको, वो अब एक ऐसी जगह पर मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखें जब बीच में कोई चीज़ आती है ना तो उसमें ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है जिनके बायसेस जो हैं वो को बहुत ज़्यादा सामने ना आए हुए हों, या जिन्होंने अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन भले है या नहीं है लेकिन मेंटेन करने की कोशिश की हो। तो मैं तो आज उनकी जहानत का मज़ीद मोतरफ हो गया हूँ कि बड़े ज़बरदस्त आदमी है। और मंजर देखिए, उन्होंने आज जो ये बात की है ना, उससे ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मैं तो ये समझता हूँ आने वाले सिंध में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में सनी साहब सिंध में नहीं, ये पूरे मुल्क में होगा। ये हम काफ़ी अरसे से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ना, जिसमें कोई कहता मेरी अथॉरिटी, कोई कहता तुम्हारी अथॉरिटी ये नहीं है, मेरी ये नहीं है, ये अब इसकी जड़ें जो है ना बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। इन्होंने उसको ना, जिसको कहते हैं ना, दीमक से भी ज़्यादा खौफनाक तरीके से चाटा है। तो अब ये जा रहा अपने अंजाम की तरफ। शमी साहब, जमहूरियत होनी चाहिए मुल्क में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिर्फ जमहूरियत इसी सिस्टम का नाम तो नहीं है ना। अमेरिका में भी बहुत बड़ी जमहूरियत है। आप वो सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वो बात निज़ाम उसी तरफ जाना है इस मुल्क में। अच्छा, ये सदारती निज़ाम बहुत ज़रूरी है भाईजान। आप अगर ये बात आराम से भी हैं तो उमर साहब ने जो बात की है इसका एक रीज़न है। देखें, ये जो सारा कराची का इशू रहा और जो कराची के अवाम के साथ होता रहा,
اس میں ہم نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ کی طرف سے جس طریقے سے نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کو وہاں جانا پڑا, NDMA نے وہاں پہ پرفارمنس جو ہے وہ دکھائی. پھر اس کے بعد جب اسد عمر صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر PTI اور پیپلز پارٹی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کرے گی اور ان کو جوتے پڑیں گے, تو میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں, بیکاز یہ کام جو ہے یہ آپ کے ان کا ہے جن کو قوم نے سلیکٹ کیا ہے, نہ کہ ان کا ہے جو ان کا دوسرے کام ہے جنہوں نے ہماری سرحدوں کو سنبھالنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستانی وہاں پہ ایشوز آتے ہیں, ہمیں وہاں پہ حکمران نظر نہیں آتے, ہمیں ہمارے وہاں پہ ادارے نظر آتے ہیں. تو مجھے جو اسد عمر صاحب کا دکھ ہے نا وہ سمجھ آ رہا ہے. چلیں اچھی بات ہے, کسی کو تو سمجھ میں آیا ان کا دکھ, بہت اچھی آپ بات تو ہے. ان کے فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا, ان کے فیوچر کے بارے میں بات نہیں کر رہی, لیکن ہو سکتا ہے برائٹ ہو. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بڑے دکھی ہیں اسد عمر صاحب, اللہ تعالیٰ خیر کرے اور ان کا دکھ بھی دور کرے. اب میر اکرام صاحب ہمارے نمائندے جو لنڈن کے ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, اور وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بانی MQM کے پاس وہاں پر جو مکان تھے, انہوں نے جو ادھر سے جو کھالوں کے پیسے جاتے رہے ہیں اور وہاں پر جو انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے, MQM پاکستان نے لندن کی عدالت میں یہ کیس دائر کیا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو اثاثے ہیں وہ ان سے لیے جائیں اور یہ ہمیں MQM کو واپس کیے جائیں. تو اب وہاں سے ان کو بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ جہاں پر وہ رہتے تھے. ابھی میں نے ان کی 1-2 خطاب سنے فیس بک پر, بہت چیخو پکار کرتے ہیں, روتے ہیں, دھمکاتے بھی ہیں, اور وہ جو پرانے ان کے ڈرامے تھے وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں. میر اکرام سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا وہ پھر کریں گے, اور کیا اس بات کا امکان ہے کوئی کہ وہ ان کو عدالتیں وہاں سے فارغ کریں گی, اور یہ امین الحق صاحب جنہوں نے پٹیشن دائر کروائی ہے ان کو کچھ وہاں پر کوئی کمرہ ایک آدھ مل جائے گا اس گھر کا, یا خالد مقبول صدیقی صاحب کو. میر اکرام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میر صاحب بالکل صحیح. میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا لندن کی عدالتیں جو بانی ہیں جماعت کے اور پاکستان سے بڑے عرصے سے فرار ہیں اور اب تو وہ برطانیہ کے شہری بن چکے ہیں, ان سے وہ جو پراپرٹی ہے وہ لے لے گی واپس, اور MQM پاکستان کو ملنے کا کوئی امکان ہے؟ یہ MQM پاکستان نے سر بالکل ایک صحیح موقع پر تقریباً 7 کے قریب پراپرٹیز کو متنازع کر دیا ہے. نہ یہ بیچنے میں بھی انہوں نے اپنا عمل دخل شو کر دیا ہے, اور لوکل لا فرم کے تھرو پراپر انہوں نے اس کو قبضہ بھی مانگ رہے ہیں. اور جو پچھلا رینٹ اب تک کوئی 5 ملین کے قریب جتنا بھی وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کرایہ بھی دیا جائے. اس کے علاوہ ادھر جو اصل مسئلہ بن گیا ہے اس وقت ہلچل مچ گئی ہے لندن کے اس میں سیاست کے اندر پہ ایک بڑی ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ الطاف حسین دوبارہ سے مشکل میں پڑ گئے لندن کی سیاست میں. مشکل کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کی پراپرٹیز تو ہیں ادھر لندن میں کوئی بھی, لیکن MQM کی پاکستان نے پورے طریقے سے لیگل طریقے سے ادھر 7 پراپرٹی انہوں نے کہا یہ ہمارے والے کرو, یہ ہماری پراپرٹیز ہیں, نہ کوئی ان کو فروخت کر سکتا ہے. اس پہ حکم امتناعی دے کورٹ, ہائی کورٹ, اور ہم اس کو تمام تر اپنے قبضے میں لے لیں. تو اس وقت تو صورتحال اوور آل جو برطانیہ کی پاکستانی جو سیاسی حلقے ہیں اس میں ایک ہلچل مچ گئی. اچھا یہ بتائیے کہ ہلچل تو مچ گئی, تو اب یہ 7 پراپرٹیز جو ہیں اگر تو یہ جو اگر ان کی جو ملکیت ہے وہاں پر, کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جو بانی ہیں ان کے اپنے نام پر انہوں نے, کیونکہ بڑے ذہین اور فتین ہیں, تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا ہوگا کہ یہ پارٹی کے نام پر انہوں نے کیا ہوگا. وہ ویسے تو بڑی گفتگو کرتے ہیں پارٹی کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے, لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ پراپرٹیز ہیں کس کے نام, پارٹی کے نام ہیں, کسی ٹرسٹ کے نام ہیں, یا الطاف صاحب کے اپنے نام ہیں؟ نہیں, یہ ان کے ایک تو بھائی اقبال حسین انوالو ہے اس میں, پھر ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے جس کے اندر طارق میر ہیں, پھر ایک محمد انور ہیں جو اس وقت مین فرنٹ پہ آ کے وہ کھیل رہے ہیں کہ بھئی یہ کسی بھی صورت پہ پوزیشن نہیں دینی ہے, یا جو MQM پاکستان ہے اس کو کچھ نہیں دینا ہے. لیکن یہ ٹرسٹ کے ذریعے اس پراپرٹیز کو لیا گیا, اس کے انڈر میں رکھی گئی. پھر اس میں ان کی پراپرٹیز گھر بھی شامل ہے جس میں اس وقت وہ رہ رہے ہیں, وہ بھی کلیم کر دیا ہے پاکستان MQM نے. پھر جو انٹرنیشنل ان کا سیکریٹریٹ آفس ہے لندن MQM کا, وہ بھی انہوں نے کلیم کر دیا ہے. پھر اور 5 پراپرٹیز ہیں جو بڑی مہنگی مالیت کی پراپرٹیز ہیں وہ ساری, لیکن یہ اس دور میں جب یہ لوگ ایک ساتھ تھے, یہ اس دور میں بنائی گئی, لی گئی. اب وہ کلیم کرتی ہے پاکستان کی جو MQM ہے کہ یہ ہماری پراپرٹیز ہیں, یہ ہم کو دیے جائے. تو اب
ये मैं सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो पैसे जो भेजे गए होंगे वो तो कानूनी ही तरीक़ों से भेजे गए होंगे, तो उसमें MQM एविडेंस ये फिर देगी कि ये देखें पाकिस्तान से हमने भेजे, तो इस पे फिर केस में कोई जान तो नज़र आ रही है आपकी, अगर किसी वकील से बात हुई हो तो? अच्छा, एक चीज सर इधर बड़ी एक इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली अल्ताफ हुसैन साहब जो इनके बानी हैं, उनको टैक्स का बड़ा इंग्लैंड में सामना करना पड़ा कि बड़ा हैवी किस्म का उनके ऊपर टैक्सेशन का किसी वजह से कि इतनी प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें। अब अचानक ये प्रॉपर्टीज मुतनाज़ा हो गई हैं। ये 2 दिन पहले टैक्स का इशू चला है और अब मुतनाज़ा हो गई है। तो ये सियासत का एक अजीबोगरीब मोड़ है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हमारे सियासतदानों की हैं लंदन में मुख्तलिफ। अच्छा रुकें यहाँ पर, ये थोड़ा सा रुकें, मेरा सवाल फिर मैं करना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बरतानिया की तरफ से, ये अदालत की तरफ से या हुकाम की तरफ से ये एक था मसला कि टैक्स अदा किया जाए, इस पर हैवी टैक्स था। तो अब एक क्लेमेंट ने आके ये कहा कि जनाब ये प्रॉपर्टीज़ अल्ताफ साहब की हैं ही नहीं, तो फिर वो जो मामला उनका टैक्स का चल रहा है इसमें उसको रिलीफ मिल सकता है उनको? यही तो जो मेरा तो फिर तो ये जो कहानी है, ये तो फिर कहानी एक और निकल आई ना। ये तो फिर जो MQM पाकिस्तान है, ये तो अपनी लॉयल्टी अपने बानी से शो कर रही है। अब यही तो एक हैरानकुन बात है कि ये याद क्यों आया इनको? ये 2 साल पहले याद क्यों नहीं आया? ये 1 साल पहले याद क्यों नहीं आया? ये आज जो याद आया है, इसके पीछे जो उनको टैक्सेशन का सामना है, जिसकी वजह से उनके पीछे यहाँ के हुकाम ने लगे हैं कि भाई टैक्स दो, तो अब अचानक ये इसके मालिक नए पैदा हो गए। ये कुछ डिफरेंट स्टोरी है। तो इसका मतलब इसका तो मतलब ये है कि ये एक जो वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई गई उस पर अल्ताफ साहब ने टैक्स नहीं दिया और हुकाम ने कहा कि आप टैक्स दें, तो बीच में से वो जो यहाँ पर, और अमीनुल हक साहब तो इधर भी MQM सेक्रेटेरिएट में ही वो होते थे 9/11 में, और वो जो 9/11 कह रहा हूँ, वो जो 9/0 जो है, और जी, वो तो बहुत ही ज़्यादा लॉयलिस्ट और ये सारे, और फिर आपको हमें ये पता भी है कि MQM के लोगों का पता भी नहीं चलता कि वो किस साइड पर हैं। तो ये तो उन्होंने फिर अपने पुराने बॉस को, बल्कि अब पहले ज़ाहरी बॉस थे, अब हो सकता है खुफिया बॉस हों, तो उनको उन्होंने ये एक तरह से रिलीफ देने की बात की है कि जनाब ये हम केस दायर कर देते हैं, तो आप ये केस लेके टैक्स वालों के पास चले जाएंगे, हजूर ये तो डिस्प्यूटेड है, आप मुझसे टैक्स मांग रहे हैं, इसके तो आ गए हैं नए, इसके आ गए हैं क्लेमेंट्स, तो मेरी तो ये है ही नहीं। तो ये तो फिर MQM, ये तो फिर बानी से प्रॉपर्टी वापस लेने की बात नहीं है, ये तो वहां पर जो उनकी कानूनी मुश्किलात हैं उनसे आसानी के लिए ये दरखास्त दी गई। यही तो मेरी जो इस वक्त मेरी अपनी जो एक नॉलेज है या मैं जो समझ रहा हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये अभी रिसेंटली ये एक नया शुरू हुआ, लेकिन ये अचानक उन प्रॉपर्टीज के मालकान ही बदल गए, वो नए मालकान पैदा हो गए और उन्होंने कहा जी और हुक्म इम्तनाई के लिए भी केस फाइल हो गए रातों रात, एक लीगल फर्म भी आ गई है और फिर ये सारा कुछ हो गया। तो ये सियासत का ये हिस्सा है ये सारी चीजें। और हमारे माशाल्लाह जो हमारे सियासतदानों ने जो लंदन में प्रॉपर्टीज सबने बनाई है ना, उन्होंने प्रॉपर्टीज बचाई भी हैं और किसी को कुछ मिला ही नहीं है। अभी और भी सियासतदान इधर बैठे हुए तसल्ली से, लॉ फर्म्स एक्टिव हो गई हैं उनके लिए कि इन्होंने इधर ही रहना है, इन्होंने पाकिस्तान नहीं जाना है। बेशक साबिक वजीर आजम आए इधर, वो भी जाना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं बस मैं ठीक हूँ, इधर वॉक शॉक कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम, आपने एक नया आपने पर्सपेक्टिव दिया, यानी आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि आपको ये लगता है, आपका ये एनालिसिस है कि ये सब कुछ जो किया गया बड़ी एक अजीब सी बात है कि चंद दिन पहले 2 दिन पहले अल्ताफ़ हुसैन को वहाँ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट बहुत भारी टैक्स जो है वो अदा करना था, और उसके लिए बरतानिया की जो हुकूमत है, वहाँ का जो टैक्स डिपार्टमेंट है, देवर बिहाइंड अल्ताफ़ हुसैन साहब। और अभी एक नई पटिशन दायर हो गई है, एक नए उसके क्लेमेंट्स आ गए कि जनाब ये तो हमारी है, उनकी है ही नहीं। तो इस बुनियाद पर भी हो सकता है वो अपनी उस कार्रवाई को रुकवा लें, उनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और फिर ये फ़ैसला हो जाए कि ठीक है, जब तक इस डिस्प्यूट को तय नहीं किया जाता कि ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, तो टैक्स लेने का मामला मौखर। राना साहब
کیا لوگ ذہین ہیں. یہ ماموں تو دیکھیں نا, بیوقوف تو ہم بنتے ہیں. سمی صاحب یہ دیکھیں, تو یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں نا جوتے مارے جائیں گے, یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ پہلے دن سے لوگوں کو یہ شک ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم یہاں پر بنی ہوئی نا, ایم کیو ایم پاکستان, پرائیویٹ گفتگو میں یہ یہی کرتے ہیں بات کہ بس قائد ادھر ہیں تو اب ہم ادھر ہیں. سمی صاحب یہ جو حرکت کی ہے نا ایم کیو ایم نے, کہ جب یہ بات صحیح کہہ رہے تھے وہ میر صاحب کہ اگر یہ سال پہلے کرتے تو کوئی اور بندہ سمجھتا ہے کہ بالکل یہ نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ ان سے واپس لی جائے اور یہ اس کا کنٹرول سنبھالے. لیکن جب وہ ٹیکس حکام کی گرفت میں آ رہا تھا بانی ایم کیو ایم, اس وقت انہوں نے جا کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی. تو یہ بات اب ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ, خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جن کی اتحادی ہے ایم کیو ایم, اور امین الحق صاحب اس میں وفاقی وزیر ہیں, اس بات کا دیکھنا چاہیے کہ کیا امین الحق صاحب نیک نیتی سے بانی ایم کیو ایم سے وہ پراپرٹی واپس اب دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے رانا صاحب, یہ دیکھے کیسے جائے گا. یہ تو میر اکرام نے جو بات بتا دی, یہاں بہت ساری چیزیں, بہت سارے وسائل ہوتے ہیں بھائی جان حکومتوں کے پاس کہ وہ پتہ چلا سکتی ہیں کہ نیت کیا ہے. نیت تو یہی ہے, سمجھ آ رہا ہے سامنے. یہ تو دیکھیں نا آپ نے جو وہ ظاہری, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بادیوں نظر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کی ہے کہ یہ اپنے جو پہلے ظاہری آقا تھا ان کا, اب باطنی آقا. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. سمی صاحب اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑا مذاق ہوگا. بالکل یہ حرکت کی ہے. بریک کے بعد اس پہ کرتے ہیں بات, یہ ایشو جانے والا نہیں ہے. بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمی صاحب, اسٹوری تو ہم نے اور بھی کرنی تھی, اور بھی ہے ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ پنجاب کی, لیکن یہ جو ایم کیو ایم کا کھاتہ جو کھلا ہے اور اس میں ایک جو انالیسز ہے میر صاحب کا, اس پہ حتمی رائے تو کوئی وکیل ہی دے سکتے ہیں, یا آگے جا کے ہوگا پتہ چلے گا کیا ہے. لیکن بظاہر پراما فیشی تو رانا صاحب پھر یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, اگرچہ یہ انہوں نے اپنا جو ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ ختم کیا ہوا ہے, ان کو یہ انہوں نے ڈیناؤنس بھی کیا ہے, لیکن جو ان کے ایکشنز ہیں اگر یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ان کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے جو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے ٹیکس کی اس مقدمے کی وجہ سے, اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کا ان کے ساتھ باقاعدہ ایک رابطہ ہے, باقاعدہ ایک لنک ہے, اور یہ وہ ایکشن کر رہے ہیں, وہ ایکشن لے رہے ہیں کہ جس سے وہاں پر ان کی مشکلات میں کمی ہو. دیکھیں جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے ایک بات کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کا وہاں پہ رابطہ ہے. اب دیکھنا سمی صاحب یہ ہے کہ یہ جو پٹیشن ڈالی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے, اس پر اگر تو اس کے فائدہ لیتے ہوئے اس کی آڑ میں بانی ایم کیو ایم جو ہے وہ کوئی ریلیف مانگتا ہے وہاں ٹیکس حکام سے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو میں ہوں نہیں, تو پھر تو یہ پکی بات ثابت ہو جائے گی. اگر وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں میں ہی ہوں, نہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے ابھی ہمارا, اور اس کا ٹیکس کا فیصلہ آپ اس ڈسپیوٹ کے سارٹ آؤٹ ہونے تک آپ اس کو ہولڈ کر لیں. قانونی نقطہ اٹھایا ہے, یہ بالکل اس طرح کا وہ موقف اپنائے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے اور ہمارے درمیان ابھی تنازع ہے, تو اس کا طے ہونے دیں, پھر آپ سے بھی نپٹ لیں گے. مسئلہ سمی صاحب یہ ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی لگتا ہے سارا کچھ. میں آپ کو بتاؤں, یہ سال 6 مہینے پہلے کرتے تو نیک نیتی ہو سکتی تھی, لیکن ایسے موقع پر جب وہ ٹیکس حکام کی گرفت میں آنے والے تھے وہاں پہ, تو اس پر ان کی ایک طرح کی مدد کرنے کی, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ مدد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان کو پتہ کہ ملنا کچھ نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی جو سوچ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, کوئی جو پاکستانی سازشی جو وکیل ہے نا, یہ اس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جناب اب آپ یہ جو پراپرٹی ہے ہم اس پہ اپنا کلیم ختم بھی نہیں کر سکتے, تو ہم کیا کریں, اس کو ڈسپیوٹڈ بنوانے کے لیے پٹیشن ڈلوا دیں اور کہیں کہ جناب یہ ایک ڈسپیوٹ آ گیا اور یہ تو جناب اس کا فیصلہ ہونے تک آپ ساری پروسیڈنگز کی روک دیں, یہ تو ہمیں مل جانا چاہیے, یہ تو ہمارے پاس ہے. تو جب وہ پراپرٹیز ہی ان کے پاس ہے, اگر وہ یہ ہے کہ وہ چلی جائیں گی تو وہ ان کے اوپر پھر کیا وہ چارجز لگائیں گے بھائی؟
नहीं, फिर वो ये होगा ना कि अदालत में वो ये कहेंगे ना, जो उनका ये MQM पाकिस्तान वाले हैं, कि जी ये हम चंदा भेजते थे, यानी ये इस तरह से उनकी मदद ही होगी ना वहाँ पे कि भाई ये तो चंदे के पैसे से सारा कुछ इकट्ठा किया गया और वहाँ है, पे भी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो ये उस पे यहाँ पर इनकी कोई इनकम तो नहीं थी, ये कैसे उसको टैक्स दें? ये देखें, ये अवाम समी साहब, वो फिर बात वही आ जाएगी असद उमर वाली कि अवाम वाक़तन इन लोगों से तंग आ गए हुए हैं अब, कि अवाम को इन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब ये इनकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि ये किस तरीके से कि भाई यहाँ पे कुछ कहते हैं, वहाँ जाके अब असल चीज़ तो अमल होता है ना, बंदे का अमल जो है वो उससे इस बात का इजहार हो रहा है कि ये अपने बानी की मदद कर लग रहा है बादी नज़र में। बाकी देखें नाज़रीन, एक बात है कि ये एक बड़ा लीगल सा इशू है, और इसमें जो मीर साहब की जो राय है या हम जो बात कर रहे हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट जो हैं वो इसको अथेंटिकेट कर सकते हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा मकसद ना किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना है, ना किसी की दयानतदारी पर शक करना है, लेकिन कराइन ये बता रहे हैं बादियों नज़र में कि ये कहानी को डूबियस है। अब आने वाले वक्तों में ये क्लियर होगी कि ये सब कुछ क्या है। अब ज़रा पंजाब की तरफ आ जाएँ, वहाँ पर जो IG साहब का मामला था, उसमें हमारे पास वो एक फुटेज भी है जिसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि शुएब दस्तगीर देखें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं अभी, और उनको कोई अनसेरेमोनियसली रिमूव भी नहीं किया गया। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि उनको OSD बना दिया गया हो, उन पर कोई चार्जेस लगा के तो कहीं उनको भेज दिया गया हो, या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उनको सेक्रेटरी नारकोटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा। और कल अरशद शरीफ साहब फरमा रहे थे अपने शो में कि चलें 6-7 महीने में आराम से वो जो उनका जो एक फार्म हाउस है अब वो भी बन जाएगा, उनके पास टाइम होगा कि उसको वो बना सकेंगे। सेक्रेटरी नारकोटिक्स बोर्ड बन गया वो। तो माजी में यही हुआ। मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें जब किसी भी IG को तब्दील किया जाता है तो वो जो कमांड स्टिक होती है, कमांडिंग स्टिक, वो एक बावकार अंदाज में दी जाती है। जाने वाला IG, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, आने वाले IG को वो देता है। ये मैं आपको एक फुटेज अगर आप दिखा सकें, दफ्तर में मौजूद होते हैं, दफ्तर में अमजद सलीमी साहब जब वो IG थे, रुखसत हुए, तो आप ये जब वो आए थे शायद नहीं, रुखसत हुए तो उन्होंने भी ये स्टिक दी थी। तो नज़र भी आ रहे हैं वो साथ खड़े हुए हैं और एक बड़े अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है, एक यानी एक खुश असलूबी से बावकार अंदाज है ये। और आज अगर आप फुटेज अगर आप दिखा सकें तो इनाम गनी साहब जो हैं वो पहुँचे हैं वहाँ पर जब तो IG ऑफिस में, तो वहाँ पर पुराने IG साहब आए ही नहीं, शुएब दस्तगीर साहब। वो इतने खफा हो गए, इतने नाराज़ हो गए और वो आए ही नहीं। हालांकि इनाम गनी साहब दफ्तर आने से पहले शुएब दस्तगीर साहब के घर गए और उनसे कहा कि देखें मैंने आपको नहीं हटवाया। मैं समझता हूँ शुएब दस्तगीर साहब को आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। हाँ, एक अच्छा ज़र्फ़ दिखाना चाहिए था, क्योंकि वो उनकी शोहरत अच्छी शुएब दस्तगीर साहब की भी। लेकिन आज उन्होंने जबकि इनाम गनी साहब उनके घर भी गए और वहाँ पर वो तशरीफ़ लेके नहीं आए IG ऑफिस में, तो एक ऐसा उन्होंने वो मतलब एक बुरा टेस्ट, एक चीज़ ऐसी है जिस पर उंगलियां उठेंगी। शुएब दस्तगीर साहब के हवाले से उंगलियां उठेंगी, उनके अपने कैरेक्टर के हवाले से। फोर्स की वो कमांड करते रहे, हाँ। उसको कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया उन्होंने कि जिसके वो सरबराह रहे सूबे में। यानी वो एक तरफ तो उनके जो हवारी हैं वो कहते हैं जी कि उन्होंने तो IG के जो मनसब के जो इख्तियारात हैं उसके दिफा के लिए काम किया और ये पुलिस फोर्स के लिए उनका स्टैंड था। तो आज जब नया IG आया उस पुलिस फोर्स में, तो उसके लिए उसको वो रिसीव करने के लिए मौजूद, तो ये किस इदारे की वो खिदमत कर रहे थे? ये तंग नजरी होती है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, बेसिकली अगर आप इजाज़त दें दोनों, तो एक जो डॉक्यूमेंट है वो सर्कुलेट कर रहा है उमर शेख साहब के हवाले से, जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का है, जो कि जनवरी का डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये कहा गया है FIA, IB और इसके अलावा उनके अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इसमें उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, एक तो सुपरसीड होने का और दूसरा इसके साथ साथ मॉरली करप्ट होने का। फिर आज कुछ मैंने स्टोरीज़ देखी हैं जो कि डिफरेंट अखबारात में आई हुई हैं। उनका FIA वो रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, वहाँ से उनका जाना, उन पर उस हवाले से भी इल्ज़ामात हैं। खैर वो इल्ज़ाम तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अब इस तरह की जो स्टोरीज़ आपके सामने आती हैं, आप इसको स्टोरीज़ को किस तरीके से देखेंगे समीर साहब, कैसे काउंटर करते हैं हम ऐसे? देखें अलीना, इल्ज़ाम तो सब पे लगते हैं। मुजरिम वही होता है जिस पर इल्ज़ामात साबित हो जाएं। अगर उन पर कोई इल्ज़ाम साबित, अब
अभी तक अगर वो सर्विस में थे और काम कर रहे थे हैं और अभी सर्विस में वो हैं, तो जो आदमी सर्विस में है उसको तो आप किसी भी जगह पॉइंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इल्ज़ामात की अगर बात करें तो वो तो पता नहीं किस किस पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा है, वो तो जब तक अगर साबित ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि एक वर्ड है मुल्ज़म, एक नुक्ते का फ़र्क है, फिर वो बन जाता है मुजरिम। जब आप मुल्ज़म भी उस वक्त होते हैं जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई एक्विजिशन हो, और अगर ये जो इल्ज़ामात अगर कोई लगे और वो ख़त्म हो गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी सर्विस को ख़त्म नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उन इल्ज़ामात में हकीकत नहीं है। तो इसलिए उस बुनियाद पर कि जी आपके साथ ये हुआ था। समीर साहब, ये होता पता क्या है, ये इसका भी प्राइम मिनिस्टर जहां और इस्लाहात ला रहे हैं इस मुल्क में, मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो सरकारी अफसरान ACR लिखते हैं, अगर किसी को पसंद नापसंद हो, ये जिस बात की तरफ अलीना ने इशारा किया है, ये इस तरह की बातें उनकी ACRs में लिखी गई कुछ लोगों की तरफ से। अब प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ये देखें, सरकारी मुलाजम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, अगर सीनियर पसंद नहीं करता तो वो उनकी ACR में जो मर्ज़ी डाल दे। आगे इस बात का भी होना चाहिए कि अगर किसी की ACR, देखें जो आपने बिल्कुल सही बात की कि मुल्ज़म और मुजरम की बात की, कि एक बंदे के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप उसके बारे में ACR में लिख दें कि जी ये तो बेईमान है या फ़लाँ है, ये कहाँ, उसका कैरियर आप बर्बाद करें, ये कहाँ का इंसाफ है। तो उमर शेख साहब का जो मामला है समीर साहब, इस मामले की भी प्राइम मिनिस्टर साहब को इंक्वायरी करानी चाहिए कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई, मैंने वो देखा है सारा केस, कि ये जो है ना, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी अदालत में वो बात साबित नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई उसके इल्ज़ाम में FIR दर्ज नहीं हुई, कोई रेफरेंस नहीं बना नैब का उनके, या इदारे के अंदर उनके खिलाफ, अपने इदारे के अंदर कोई इंज़बाती कार्रवाई, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस वजह जब वो एक्शन नहीं लिया गया तो फिर उन लाइंस की बुनियाद पर आप किसी को डिमोट या प्रमोट कैसे कर सकते हैं? आप देखें, उन्होंने कल एक TV टॉक शो में भी उमर शेख साहब ने भी कहा कि भाई इस मामले की सारे की इंक्वायरी होने वज़ीर आज़म साहब को करानी चाहिए और बिल्कुल उनका जायज़ मुतालबा है। देखिए, आपने जो बात की ना ACR की, वो आपने बिल्कुल बात की, डिपार्टमेंटल चीज़ हो जाती है, लेकिन एक IB और एक FIA की रिपोर्ट है ना, उसको भी हमने डिस्कस तो करना है, उसे इग्नोर। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जो ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, ये जो सारा इशू था शुएब दस्तगीर साहब और उमर शेख साहब का, इसका एक और पहलू भी है। अब ट्रांसफ़र हुए हैं जनाब शुएब दस्तगीर साहब, और उन्होंने जाके वो सेक्रेटरी जो नारकोटिक्स हैं वो उनका चार्ज आज वो संभाल लेंगे या संभाल लिया होगा, लेकिन असल मसला आया नून लीग का। मलिक अहमद खान साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, यंग आदमी हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, वो चले गए हाई कोर्ट में। और राना साहब, उनका क्या इंटरेस्ट है एक आईजी के हवाले से कि जनाब वो उनको क्यों तब्दील कर दिया गया और ये सब क्या हुआ, ये क्या इनका नेक्सस क्या है नून लीग का इनके साथ? साहब देखें, वो अभी तक ना इतना तवील अरसा नून लीग ने पंजाब पे राज किया है कि अपोजिशन में जाने के बावजूद वो ख्वाबों में इक़्तिदार में रहते हैं। वो कहते हैं आईजी को तो हमने, आपस की बात है, हकीकत में ब्यूरोक्रेसी तो उन्हीं की है सारी, अभी तक उन्हीं। वो यही चाहते हैं ना, वो समझते थे कि आईजी लगाना या रखना या उसने तो हमारे काम करने थे, ये किसने ये इख्तियार इस्तेमाल कर लिया उसको हटाने का। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान हैं। वो अभी तक उनके दिमाग से वो जो इक़्तिदार का या नशा है ना, वो उतरा नहीं है नून लीग वालों के। या पहली दफ़ा कोई ऐसा ऑफिसर 2 साल में लाहौर का CCPO बना है जो नून लीग के शायद पे रोल पे नहीं है, उस क्लब का मेंबर या नहीं। उस पे रोल तो खैर एक और वर्ड है, मुस्लिम लीग नून का जो ब्यूरोक्रेसी विंग है उसमें शामिल नहीं, उनके क्लब का मेंबर नहीं। क्योंकि जो पहले जो जुल्फ़िकार हमीद साहब थे वो तो इतने दिल के करीब थे रिपोर्टेडली शहबाज शरीफ साहब के, और इतने करीब थे कि वो तो ये समझते थे कि मेरा अपना भरा ही। शुएब दस्तगीर साहब से उनकी मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर हो रही है ना, जिस तरीके से कल उन्होंने बयान दागा शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन जब शुएब दस्तगीर साहब को ट्रांसफ़र किया गया, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शहबाज शरीफ साहब को, जैसे ऐसे है कि वो सूबे अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं और वफाक ने उनका IG तब्दील कर दिया।
तो समी साहब जो बात आपने कही कि ये अभी तक वहाँ पे इन्होंने पंजे बड़े गाड़े हुए हैं इनकी बाकियात ने, जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और अब ये KPK के रहने वाले हैं इनाम गनी साहब, बड़े अच्छी शोहरत के मालिक हैं, उनके भाई भी सिविल सर्विस में रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब को ये भी है कि ये भी उस तरीके से इनका शुएब दस्तगीर साहब पे जिस तरीके से वो किसी न किसी बिल वास्ता या बिला वास्ता असरअंदाज हो सकते थे, अब वो इनाम गनी साहब पर उस तरीके से असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी सूरत हाल उनके लिए परेशान कुन है। उन्होंने हमेशा सियासत ही पुलिस की है समी साहब, मुखालफों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करा देना, डराना धमकाना, ये कर वो कर। अच्छा, एक और चीज़ सर्कुलेट हो रही है कि बेसिकली अब जो सिस्टम बनने जा रहा है आगे, जिसका आप बहुत बड़ी शिद्दत से बड़ा जिक्र करते हैं, आपके गल गया है और ये बस दरख्त अब गल के गिरने वाला है और सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे, उससे पहले पाकिस्तान की बका के लिए बड़ा ज़रूरी है सदारती निज़ाम। कहा यह जा रहा है कि कुछ चेहरे जो हैं मुख्तलिफ़ जमातों से वो गवर्नमेंट में शामिल किए जाएंगे। जिन लोगों पर चार्जेस हैं वो नहीं, कुछ और लोग, और अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि ये उमर शेख साहब और इस तरह के लोगों को जो लगाया जा रहा है ना, इनके ज़िम्मे ये काम है कि वो लोग जो अभी तक अपोजिशन की जमातों के साथ हैं, ये उन लोगों को लेके आएंगे गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो उनके इत्तेहादी हैं ना, को उनको ज़्यादा लिफ्ट कराना बंद की हुई है। वो ये समझते हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा था मोनस सिलाई साहब ने भी एक बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी हैं उनको हदफ बनाया जा रहा है। तो वो कोई बाकायदा तौर पे तो इमरान खान साहब ने मेरा नहीं ख्याल कहा होगा कि हदफ बनाएं, लेकिन अब किसी का रेस्क्यू जो है ना वो शायद नहीं हो रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग जो दूसरी सियासी जमातों के हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। शमी साहब, ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ। इसमें देखें, ये कोई ख़ास हिकमत अमली इसके लिए नहीं बनाई गई। मसला सिर्फ ये है कि ये मुस्लिम लीग नून एक बड़ी ना, जिसको कहते हैं, शानदार तारीख़ रखती है। अगर आज ये बुज़दार साहब के साथ चले जाएंगे, ये कोई अनहोनी नहीं है। जब गुलाम हैदर जमात ना जाएं, लेकिन कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ ना, अक्सरियत चली जाती है। ये तो वो जमात है जिसके लोगों की अक्सरियत जो है ना वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ चली जाती है। और ये देखें, गुलाम हैदर वाइन साहब थे ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और नवाज़ शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर। तो जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की गुलाम इसाक खान साहब ने, मैं उस दिन लाहौर में मियाँ मंजूर वट्टू साहब के घर मौजूद था समी साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली। मेरी मौजूदगी में 80 से ज़ायद मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं वो मंजूर वट्टू साहब के घर सारे जराइम में शरीक रहे हैं आपको सामने होता है। और उन्होंने गुलाम हैदर वाइन साहब जो है उनके खिलाफ तहरीके करके टाइम कम है। तो अब ये नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट पेश हुई है ना आज, लेटर है, रिपोर्ट तो आया ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट, दायमी उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी हो गए, नायब कोर्ट ने इश्तिहारी भी करार दे दिया है। और उसमें जो लेटर लिखे गए ना, टू होम इट मे कंसर्न, एक है डॉक्टर लॉरेंस। अच्छा, अब डॉक्टर लॉरेंस का नाम आए, मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो एक आपके जहन में आता है किसी गोरे का जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये श्रीलंकन है, ये श्रीलंकन देसी गोरे हैं ना, ये देसी गोरे हैं, श्रीलंकन हैं, और इनके बड़े ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में उन शख्सियात से जो नवाज शरीफ साहब के और भी बहुत सारे सियासतदानों के दिल के बड़े करीब हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर फयाज शाल, ये कश्मीरी हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं और लंदन में प्रैक्टिस का गालिबन इनके पास लाइसेंस नहीं है, अमेरिका के डॉक्टर नहीं। तो इन्होंने ये लिख के भेजा है कि मैंने मुआयना किया और टू होम इट मे कंसर्न, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 2 डॉक्टर, यानी अगर आपने पाकिस्तानी डॉक्टरों से और श्रीलंकन डॉक्टर से इलाज करवाना है तो उधर क्या करने गए हैं आप? अमेरिका, बरतानिया भी तो है ना। डॉक्टर अदनान जो हैं वो तो वहाँ पे जाके कोई मुआयना भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो वहाँ के सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर फयाज भी जो हैं, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं अमेरिका के, 1972 से ये कश्मीर कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से इन्होंने किया। मैं थोड़ा सा वो हमने रिसर्च की उस पर, तो कश्मीरी पाई ने आपने मियाँ साहब देवी, तो वो उन्होंने जो, मैं उनको खुदा न खास्ता बिल्कुल कोई मैं इल्ज़ाम किसी पे, मेरी क्या मजाल में लगा सकूँ कि कोई ऐसी बात है, लेकिन अपने ही ने सारे दोस्त, अपने ही ने भाई ने सारे,
लेकिन उन्होंने तो समी उन्होंने लेटर लिख दिए और कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने तो और किसी नून लीग वाले लीडर को मैं आपको बताऊं, उनके चेहरे पर किसी के कोई मदामत, कोई मदामत, कोई निदामत कुछ भी नहीं है। यानी वो कोई ख्वाजा आसफ के अल्फाज शर्म हैया नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब ये बड़ी डिटाई से कह रहे हैं सेठ या बोलने थे। हमने मना किया है। हाँ, हमने ये इन्होंने ना अब अल्ताफ हुसैन की पैरवी शुरू कर दी। जो वो टोपी ड्रामे करता था ना कि जी वो रोक दिया। अब इन्होंने कायद ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो सारे रोने लग गया कि नहीं कायद आप वापस आए, नहीं कायदा वापस आए। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने कहा मैं आ रहा हूँ, हमने कहा नहीं आना, हमने कहा नहीं आना। और ये मियां साहब का फैसला नहीं है, ये पार्टी का फैसला है। अब ये कोई यानी कोई थोड़ी बहुत गारंटी देती थी ख्वाजा प्रेसिडेंट ने, वो जो ख्वाजा आसफ के अल्फाज हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इस तरह की चीज़ कोई कहीं असरअंदाज हो सकती है। वो पास से नहीं गुजरी है, वो तो भाईजान पास से नहीं गुजरी। ये लोग इनकी डटाई जो है ना, वो मैं आपको बताऊं ना, ये वक्त आएगा एक दिन पाकिस्तान में एक वक्त आएगा कि लोग जो है ना, इन लोगों का अवाम मुहासबा करेंगे। समी साहब इन्होंने अवाम को समझ क्या रखा है, फिर हमसे खफा रहते हैं। अच्छा, ना, ये जब दिल करता है आके कह देते हैं हम शहीद ज़ियाउल्लाह का मिशन जारी मुकम्मल करेंगे। अच्छा, कुछ जब आते हैं डिक्टेटर बना देते हैं। कहते हैं कि बेसिकली मियां साहब जो हैं वो जमानत में ही हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई थी कि उनकी हेल्थ ठीक होगी तो फिर वो वापस आएंगे। वो ख्वाजा हारिफ साहब अदालत में मान चुके हैं, जमानत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी इस वक्त क्या सूरत हाल है, उन्हें मेरी हेल्थ का पता ही नहीं है। सारी रात चीखता रहना, चीका मारता रहना दर्दा नाल। और इसके अलावा जब इस केस की प्रोसीडिंग होती है, हियरिंग होती है, तो कोर्ट की तरफ से एक सवाल उठाया जाता है। वो सवाल ये होता है कि भाई जो वफाकी गवर्नमेंट है, क्या इन्होंने पता कराया है, इनके पास रिपोर्ट्स हैं कि मियां साहब के वहां पर कहां पर इलाज हो रहे हैं और क्या चीजें हो रही हैं। तो इस पे भी चलिए सर, मुझे एक सवाल देने, नहीं सर, ये सवाल मैं नहीं उठाती, मैं नहीं उठाती। सर, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, उसमें ये सवाल उठाया जाता है। अटॉर्नी जनरल साहब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो चुकी थी, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पंजाब हुकूमत इनकी जमानत का फैसला करे तौसीक का, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। ख्वाजा हारिफ साहब ने अदालत में बयान दे दिया रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कोई नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सिर्फ एक पेपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूके के हाई कमीशन से अभी तक वो टेस्ट ही नहीं हुई है और उसमें भी दरखास्त दी है मियां साहब ने कि इसको चेक कर लें, टेस्ट होती है नहीं होती है। डॉक्टर जब तक डॉक्टर इत्मीनान इजाजत नहीं देते। जो सही बात है ना राना साहब, अगर मियां साहब की तरफ से कोई गलती है तो मियां साहब ने लेकिन 20 साल पहले, मेरी बात सुने ना, आप बात वो कर रही हैं, मियां साहब ने जो टोपी ड्रामा 20 साल पहले किया था, चलें ठीक है, कि पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन नहीं, 20 साल बाद भी वही टोपी ड्रामा दोहराया जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? चलें बस ठीक है, क्या कर सकते हैं। अपने नाले भाईजान सारे ड्रामा है कि जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं देंगे हम नहीं आएंगे। रहम दिली बहुत है ना भाई हमारी गवर्नमेंट में, क्या कर सकते हैं। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।